नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के सबसे अहम दस्तावेज यानी हमारे संविधान को डिकोड करने वाले हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार 395 आर्टिकल्स, इन्हें याद रखना तो बहुत ही उबाऊ काम है, राइट? लेकिन रुकिए, आज हम रटने वाले तरीके इस्तेमाल नहीं करेंगे। एसएससी फाउंडेशन की मोनिका द्वारा तैयार किए गए बेहद दिलचस्प और जादुई ट्रिक्स के जरिए आज हम इसे बिल्कुल नए और लॉजिकल तरीके से समझेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो हम सबके दिमाग में आता है वो यही है कि इन 395 अनुच्छेदों को आखिर याद कैसे रखा जाए। पहली बार देखने पर ये इतना विशाल और भारी भरकम दस्तावेज सच में डरावना लग सकता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी पहेली हो, लेकिन यकीन मानिए, आज के इस विश्लेषण में हम उन पुराने रटने वाले तरीकों को पूरी तरह से पीछे छोड़ने वाले हैं। इस जटिल विषय को आसान बनाने के लिए मोनिका ने एक बहुत ही शानदार तरीका निकाला है, संगीत और लय का सहारा। जरा इस खूबसूरत लाइन पर गौर कीजिए। संविधान बोले, भारत की पहचान, हर पन्ने में छुपा है हमारा अभिमान। कितनी गहरी बात है ना? इस तरह के गीतों और लय के जरिए शुरुआती अनुच्छेद एकदम कहानी की तरह दिमाग में छप जाते हैं। हमारा आज का पूरा फोकस भी इसी पर रहेगा, लय, स्मार्ट ट्रिक्स और छिपे हुए पैटर्न को समझना। चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे भारत के संघ और नागरिकता से, फिर बात करेंगे हमारे मूल अधिकारों की। इसके बाद आएगा सबसे मजेदार हिस्सा, केंद्र और राज्य को याद करने की जादुई ट्रिक, फिर संसद की मशहूर सरला ट्रिक, और आखिर में हम आपातकाल और संविधान संशोधन को समझेंगे। एकदम स्ट्रक्चर्ड रोड मैप है। तो आइए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, भारत का संघ और नागरिकता। आप जानते हैं, अनुच्छेद 1 साफ कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। पर सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारा देश कभी टूट नहीं सकता। लेकिन अनुच्छेद 3 हमारी संसद को यह पावर देता है कि वो राज्यों की सीमाएं या उनके नाम बदल सकती है। इसके ठीक बाद भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। हमने ब्रिटेन से एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का आइडिया लिया है। मतलब आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो, आपकी नागरिकता सिर्फ और सिर्फ भारतीय होगी। अब जमीन से आगे बढ़कर सीधे लोगों की बात करते हैं। भाग 2, हमारे मूल अधिकार। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ये सच में भारत का मैग्ना कार्टा है। इनमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार, अपने धर्म को मानने की आज़ादी और संस्कृति व शिक्षा जैसे अधिकार शामिल हैं। पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट है यहाँ। 1978 में 44वें संशोधन के जरिए संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की लिस्ट से हटाकर महज एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ऐसा क्यों? ताकि देश में भूमि सुधार जैसे बड़े सामाजिक बदलाव बिना किसी कानूनी अड़चन के लागू किए जा सकें। अब एक बात सोचिए, अगर कल को कोई आपसे ये अधिकार छीनने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? यही एंट्री होती है सबसे क्रूशियल पॉइंट की, अनुच्छेद 32। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसे बिल्कुल सही मायनों में संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो ये आर्टिकल आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की पावर देता है। लिटरली इसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज पर लिखी अच्छी अच्छी बातें ही रह जाते। अब हम उस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका आपको इंतजार था। भाग 3, जादुई ट्रिक, केंद्र और राज्य। यहां से असली चीट कोड शुरू होते हैं। ये देखिए, संविधान बनाने वालों ने केंद्र और राज्य की शक्तियों के बीच क्या गजब का पैटर्न सेट किया है। आपको बस केंद्र के अनुच्छेदों में 89 जोड़ना है और बूम, आपको राज्य का अनुच्छेद मिल जाएगा। जैसे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, इसमें 89 जोड़िए, बन गया 161, जो कि राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है ना कमाल? इसी तरह 74 में प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद है। 89 जोड़ते ही ये 163 हो जाती है, यानी मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, ये एक बेहद शानदार और सोचा समझा डिजाइन है। और ये तो बस शुरुआत थी। एक और जबरदस्त ट्रिक है जिसे हम अंकों की हेराफेरी कह सकते हैं। मान लीजिए देश में कोई इमरजेंसी सिचुएशन है और राष्ट्रपति को अध्यादेश या ऑर्डिनेंस पास करना है, तो वो है अनुच्छेद 1, 2, 3 में। अब अगर यही काम राज्य में राज्यपाल को करना हो, बस शुरू के 2 अंकों को आपस में बदल दीजिए। 1, 2, 3 बन गया 2, 1, 3। बिल्कुल वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का गठन 1, 2, 4 में है। अंकों को पलटिए 2, 1, 4
और लो जी, ये राज्यों के हाईकोर्ट का अनुच्छेद बन गया। ये चीजों को याद रखने का एकदम साइंटिफिक तरीका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, संसद की सरला ट्रिक। अक्सर एग्जाम्स में लोग संसद के सदनों का क्रम भूल जाते हैं, पर आपको बस एक नाम याद रखना है, सरला। स्टेप 1, स से बनती है संसद, जिसका जिक्र अनुच्छेद 79 में है। स्टेप 2, र से राज्यसभा, जो हमारा अपर हाउस है, वो आता है अनुच्छेद 80 में। और स्टेप 3, ल से लोकसभा यानी लोअर हाउस, अनुच्छेद 81 में। ये छोटी सी ट्रिक देखने में बड़ी सिंपल लगती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सेकंडों में आपके मार्क्स पक्के कर सकती है। कार्यपालिका के इन बड़े पदों को याद करने के लिए भी कुछ एकदम जादुई एक्रोनिम्स हैं। राष्ट्रपति के अनुच्छेदों के लिए बस याद रखिए पकानी कोका दुयोह दशम। इसमें हर अक्षर एक अनुच्छेद है, जैसे प से पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, और ये सीधा महाभियोग तक जाता है। उपराष्ट्रपति के लिए उसरा निकास और राज्यपाल के लिए रकानी का यस। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये ट्रिक्स आपके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। पूरा का पूरा क्रम आपको एक झटके में याद हो जाएगा। अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पर आते हैं। भाग 5, आपातकाल और संविधान संशोधन। जब देश पर कोई संकट आता है तो संविधान खुद को कैसे बचाता है, आइए देखते हैं। भारतीय इतिहास में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल अब तक सिर्फ 3 बार लगाया गया है। पहली बार 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था, दूसरी बार 1971 के पाकिस्तान युद्ध के समय, और तीसरी बार 1975 में। अब जो 1975 वाला आपातकाल था ना, वो आंतरिक अशांति के नाम पर लगाया गया था और ये बेहद विवादास्पद रहा। इसी विवाद से सबक लेते हुए बाद में संविधान में संशोधन किया गया और इस गोलमोल शब्द आंतरिक अशांति को हटाकर उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन शब्द जोड़ दिया गया, ताकि भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। वैसे हमारे संविधान में कुल 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान है। पहला तो वही राष्ट्रीय आपातकाल जिसके बारे में हमने अभी बात की। दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। ये तब लगता है जब किसी राज्य में सरकार संविधान के हिसाब से काम ना कर पा रही हो। हालांकि इस पर अक्सर राजनीति से प्रेरित होने और इसके दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं। और तीसरा है अनुच्छेद 360 यानी वित्तीय आपातकाल या फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी। और सबसे बड़ी राहत की बात यह है दोस्तों कि हमारे देश में आज तक कभी इसे लगाने की नौबत नहीं आई है। अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में बदलाव या संशोधन करने की असीम शक्ति देता है, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या ये शक्ति इतनी बड़ी है कि संविधान की आत्मा को ही बदल दे? सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत देकर यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि आप संविधान में बदलाव तो कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी उसकी बुनियादी नींव को नहीं हिला सकते। इसी विचार के साथ एसएससी फाउंडेशन की मोनिका एक बहुत ही भावुक अपील भी करती हैं। उनका मानना है कि हमारे संविधान की ये शानदार और आसान शिक्षा देश के हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए और इसके लिए आप सबके समर्थन की बहुत जरूरत है। तो संशोधन की शक्ति और संविधान की आत्मा के बीच के इस नाजुक संतुलन के बारे में आपका क्या सोचना है? इसी सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म करते हैं।